हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि गॉस लॉ के बारे में। तो हम लोग अभी तक गॉस लॉ में देख चुके थे कि सॉलिड एंगल क्या होता है और फ्लक्स हम लोग देख चुके थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी जो देखेंगे वो है गॉस लॉ का स्टेटमेंट कि गॉस लॉ एक्चुअली में कहता क्या है। गॉस लॉ पढ़ने से पहले हम लोग इसीलिए सॉलिड एंगल को देखे थे और हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखे थे, और ये दोनों का दोनों चीज़ गॉस लॉ में यूज़ आएगा। जब गॉस लॉ का डेरिवेशन जब बनाएंगे तब इसका यूज़ आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। तो अभी हम गॉस लॉ का स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, गॉस लॉ according to Gauss law, electric flux through a closed surface is equal to charge enclosed inside the surface divided by epsilon naught, या इसको ऐसे लिखते हैं डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम एप्सिलॉन। ठीक है, ये गॉस लॉ कहता है। गॉस लॉ क्या कहता है कि जो फ्लक्स बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किसी क्लोज सरफेस पर, क्लोज सरफेस पे, ये क्लोज सरफेस के लिए ही डिफाइंड है। तो क्लोज सरफेस से जो भी फ्लक्स बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, तो उसका जो वैल्यू होगा वो पूरा का पूरा सरफेस पे, पूरे क्लोज सरफेस पे जो फ्लक्स बन रहा है उसका जो पूरा वैल्यू होगा वो होगा जितना चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर है और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। सो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dx, टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस एरिया वेक्टर इंटू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये फ्लक्स का वैल्यू हो गया। ठीक है, और ये जो क्लोज सरफेस का जो साइन दिए हैं इसका मतलब ये क्लोज सरफेस के लिए पूरा का पूरा फ्लक्स निकाला गया है। जो हम फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट जो पहले पढ़े थे उसी का ये यूज़ है यहाँ पे। तो वो वाला फ्लक्स यहाँ हो गया। चार्ज इनक्लोज उस पूरे के पूरे क्लोज सरफेस में, चाहे वो स्फेयर हो चाहे वो क्यूब हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसके अंदर में जो चार्ज रहेगा उस चार्ज का ये वैल्यू हो गया। जितना चार्ज है, बाहर में भी चार्ज हो सकता है, वो वाला चार्ज हम नहीं ले रहे हैं। हम कौन सा चार्ज ले रहे हैं? जो अंदर में है वो वाला चार्ज हो गया ये, और उसको हमको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से हमको डिवाइड कर देने का है। ठीक है, ये जब डिवाइड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स उसके बराबर हो जाएगा। इसके हेल्प से हम लोग ऐसा सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। यदि उस क्लोज सरफेस के बारे में हमको थोड़ा सा ज्ञान हो
तो हम लोग, और उसके अंदर कितना चार्ज हो, थोड़ा सा ज्ञान हो, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस से निकाल सकते हैं, उस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का भी एक हेल्प हो जाएगा इस गॉस लॉ के हेल्प से। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। हेयर वेक्टर E is the net electric field through a closed surface। ठीक है, वेक्टर E क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस by the charge inside and outside the surface। समझ में आया ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ना कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है ना, वो ये ना समझना है हम लोग को कि ये जो चार्ज है जो अंदर में सरफेस के है उसी से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनने का कारण सिर्फ ये वाला चार्ज नहीं है, ये वाला चार्ज कारण तो है लेकिन सिर्फ यही चार्ज कारण नहीं है। इसके अलावा भी और भी जो चार्ज होगा उसके अंदर वाला साथ में उसके बाहर वाला सब क्या करेगा, किसी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे सब चार्ज मिलके एक ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। समझ में आ रहा है बात? और ये चार्ज है सिर्फ अंदर वाला चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों चार्ज के कारण, और ये वाला सिर्फ है अंदर वाला चार्ज। ठीक है, whereas Q in is the charge only inside the surface। समझ में आया बात? कि ये ऐसा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों चार्ज के कारण, और चार्ज जो इनक्लोज्ड है वो सिर्फ और सिर्फ अंदर का चार्ज है। चलिए इसको उतारिएगा एक बार, फिर हम इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे ये जो गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है ना, उसको हम कूलम्स लॉ से लाते हैं। ठीक है, कूलम्स लॉ जो था, जो फोर्स के लिए दिया जाता था, उसके हेल्प से हम लोग ये जो गॉस लॉ का स्टेटमेंट को प्रूफ करके अभी दिखाएंगे। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग अभी करेंगे, डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ। ठीक है, तो एक हम लोग ऐसा सरफेस लेते हैं, एलिप्टिकल टाइप का सरफेस लेना ही ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए एक चार्ज ले लिए Q। ये चार्ज जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे एक स्ट्रेट में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? कोई भी चार्ज है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। ठीक है, और देखिए ये एक छोटा सा एरिया लिए हैं, ये अंडाकार शेप टाइप का एक क्लोज सरफेस लिए हैं। कहे कि गॉस लॉ तो क्लोज ही सरफेस पे डिफाइंड है, किसी और सरफेस को तो लेने का बात ही नहीं है। तो एक क्लोज सरफेस लिया गया और उस सरफेस पे एक अंदर में रखा हुआ चार्ज के कारण एक
पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया, जो कि अभी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए एरिया वेक्टर, जो इसका जो एरिया होगा इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचा जाता है, और ये परपेंडिकुलर लाइन तो ऐसा ही होना चाहिए, ds वेक्टर। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, अब देखिए ये जो एरिया वेक्टर है इसके साथ मान लीजिए एंगल बना रहा है अल्फा। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू पता ही है हम लोग क्या होता है कि Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, ऐसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मान लेते हैं ये पॉइंट है P, देयरफॉर एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना आ रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर इज इक्वल टू E ds cos अल्फा। आ रहा है बात समझ में? E ds cos अल्फा। अच्छा, E का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इंटू ds cos अल्फा, ऐसा होगा। आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? देखिए एक्चुअली जो हम लोग गॉस लॉ लाने वाले हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर का क्या लेते थे हम लोग, इंटीग्रेशन लेते थे। तो इंटीग्रेशन लेने के लिए हमको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ से लाना पड़ेगा ना, कि कूलम्स लॉ से डिराइव कर रहे हैं ना हम लोग इसको। तो कूलम्स लॉ में फोर्स लिखे, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कूलम्सी लॉ से आते जा रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब आगे नेट फ्लक्स थ्रू, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ds वेक्टर, नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, यही ना होगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हम लोग कितना लाए हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ds cos अल्फा बाई आर स्क्वायर लाए हैं। आगे अब इसमें और बढ़ना है हमको लोगों भी। अभी देखिए, अब देखिए इसको Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि Q चेंज नहीं होगा, Q कभी भी चेंज नहीं होगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो वो भी बाहर निकल जाएगा, वो भी चेंज नहीं होगा। ds चेंज होता जाएगा हर जगह, एरिया चेंज होता जाएगा, इसी को तो इंटीग्रेट कर रहे हैं। और r क्या है, डिस्टेंस, तो हर से डिस्टेंस भी अलग अलग होगा, तो ये पूरा का जो अल्फा भी चेंज होगा हर जगह, तो ये पूरा चीज़ डिफरेंशिएबल है। तो इसको हम लोग क्या निकाल देंगे बाहर, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds cos अल्फा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, ये क्या था, अभी हम लोग पढ़े थे इसके बारे में। ये क्या था,
ये एक्चुअली में सॉलिड एंगल था। सॉलिड एंगल जब निकालते थे तो ds छोटा वाला एरिया होता था ना, अब वो क्या होता था, r के साथ जो एंगल बनता था कि r का ही वेक्टर इधर ही साइड में है, तो r के साथ ds कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अल्फा एंगल बना रहा है वही r के साथ भी अल्फा एंगल बना रहा है ds। तो ये ds cos अल्फा बाई r स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल हो जाएगा। और सॉलिड एंगल को हम लोग कैसे लिखते थे, ये क्या होता था, सॉलिड एंगल को लिखने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ सॉलिड एंगल ऐसा लिखते थे। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक चीज यहाँ पे कुछ गलती आपको दिख रहा है छोटा सा। देखिए ये चूंकि क्लोज सरफेस है ना, तो क्लोज सरफेस है तो यहाँ पे एक सर्किल का साइन बनाते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे सर्किल का साइन बन गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत का बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद क्या होगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए ये क्लोज सरफेस से, जो पूरा क्लोज सरफेस से जो सॉलिड एंगल बनेगा किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो वो कितना एंगल बनता है, ये तो हम लोग पढ़े थे। किसी क्लोज सरफेस पे जो सॉलिड एंगल बनता है या प्लेन एंगल बनता है, प्लेन एंगल बनेगा 2 पाई और सॉलिड एंगल कितना बनेगा 4 पाई। तो ये हो जाएगा पूरा बनेगा 4 पाई। तो इसका वैल्यू हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है बात? इसको जरा देखिए अच्छे से कि हम लोग क्या किए कि एक चार्ज के कारण, एक चार्ज लिए हैं जो कि अभी सरफेस के अंदर में है। तो एक चार्ज के कारण हम लोग देखें कि जो टोटल फ्लक्स बन के जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पूरे सरफेस पे इस चार्ज के कारण, वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अभी भी पूरा तरह से हम प्रूव नहीं किए हैं अभी गॉस लॉ। गॉस लॉ में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर तो था, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना यहाँ पे एक ही चार्ज के कारण ना भी लिए हैं। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारा चार्ज को रखेंगे, जनरलाइज करेंगे, तब हम समझेंगे कि गॉस लॉ मेरा सही है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ एक चार्ज के कारण लिए हैं। ठीक है, तो अभी एक चार्ज के कारण जो फ्लक्स बन रहा है उसका वैल्यू अभी हम लिए हैं। देखिए तो इसमें हम लोग एक लाइन लिख देंगे, इसमें हम लोग लाइन लिख देंगे, हेयर Q इज द चार्ज इनसाइड द सरफेस। ठीक है, तो Q क्या है आपका, चार्ज है इनसाइड द सरफेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज़ हम लोग और लिखेंगे, ज़्यादा इसमें काटे छाटेंगे नहीं। अब लिखेंगे इसमें यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे लिखिएगा। इसको लिखने से पहले कहीं पे लिखिएगा, एक कर दीजिएगा, व्हेन चार्ज Q इज इनसाइड द सरफेस। इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्लक्स ऐसा लिखते हैं, फ्लक्स व्हेन चार्ज Q इज इनसाइड द सरफेस। अब सेकंड केस में आ जाएंगे हम लोग। सेकंड केस में हम लोग लिख देते हैं फ्लक्स व्हेन चार्ज Q इज, इसको Q नहीं लिख के बड़ा Q लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, अब क्या है, एक बड़ा चार्ज है। बड़ा चार्ज मतलब चार्ज का वैल्यू बड़ा नहीं बोल रहे हैं, मतलब एक बड़ा चार्ज Q लिखे हैं अल्फ़ाबेट में, वो अब आउटसाइड द सरफेस है। तो अब उसके कारण जो फ्लक्स बनेगा अब उसका वैल्यू निकाला जाए। अंदर में चार्ज रहे उसके कारण तो फ्लक्स हम लोग निकाल चुके हैं। चलिए
फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds, वही वाला होगा क्लोज सरफेस के कारण। और सेम चीज आएगा यहाँ पे इसका Q बाई, इसको डायरेक्टली हम लोग यहाँ से लिखते हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds cos अल्फा बाई r स्क्वायर। ये देखिए ये Q बड़ा वाला Q है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चार्ज क्या है, सरफेस के बाहर है। तो वो स्टेटमेंट जो यहाँ तक आया है, जो यहाँ तक आया है, तो ये जो आया है जैसे इनसाइड में आएगा उसी तरह आउटसाइड में भी आएगा। आउटसाइड में कोई चार्ज होगा, सरफेस इस तरह बनाएगा, वो भी कुछ एंगल वगैरह बनाएगा और उस तरह से फाइनल स्टेटमेंट उसका यहीं तक आएगा, ठीक है। अब देखिए जब ये यहाँ तक आया तो इसके बाद क्या है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ds cos अल्फा क्या है, ds cos अल्फा आपका क्या है, इसको यहाँ पे इसको d ओम कर दीजिएगा, d ये ओम का साइन, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली हो गया, तो इसका जो वैल्यू होगा सॉलिड एंगल का, वो सॉलिड एंगल का बाहर किसी पॉइंट पे, अंदर जहां पे क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के कारण बाहर किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल का जो समेशन होगा वो क्या होता है, जीरो। कि बाहर किसी भी पॉइंट पे टोटल सॉलिड एंगल किसी क्लोज स्फीयर के द्वारा जीरो एंगल बनाता है। तो ये वैल्यू हो गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जीरो, यानी कि टोटल जीरो। आ रहा है बात समझ में। तो ये जो फ्लक्स हो गया, इसमें लिख देते हैं फ्लक्स ड्यू टू चार्ज आउटसाइड द सरफेस, और यहाँ फ्लक्स ड्यू टू चार्ज इनसाइड द सरफेस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है बात, ठीक है। यहाँ तक उतारिएगा सब कोई, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार हम फिर से समझा देंगे यहाँ तक कि कैसे कैसे हम यहाँ तक आए हैं, ठीक है। देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग किए क्या थे, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम लोग सबसे पहले गॉस लॉ जान गए थे। गॉस लॉ कहता था कि जो टोटल फ्लक्स बनेगा किसी क्लोज सरफेस के द्वारा, इंटीग्रेशन जो करके लाते थे पूरे क्लोज सरफेस से, उसका जो टोटल वैल्यू होगा वो चार्ज जितना स्फीयर के अंदर में रहे, जितना वो क्लोज सरफेस के अंदर में जो चार्ज रहेगा उससे आप साइलेंट नॉट को डिवाइड कर देंगे तो वो वाला वैल्यू आ जाएगा। अब ये जो गॉस लॉ है इसको हम कूलम्स लॉ के हेल्प से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो कूलम्स लॉ से हम इसको डिराइव करके वही चीज को लाकर दिखाएंगे अभी, ठीक है। तो कूलम्स लॉ में हम लोग जानते हैं फोर्स का वो इक्वेशन देता है K इज Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये तो देता है ये कूलम्स लॉ के आधार पर। तो उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, यही ना निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा R डिस्टेंस पे वो इतना होता है, ये गॉसी लॉ से आया। चलिए अब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, फ्लक्स व्हेन चार्ज Q इज इनसाइड द सरफेस। अब क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग अब यहाँ पे आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि कोई चार्ज अंदर में रखा हुआ है किसी क्लोज सरफेस के द्वारा, तो उसके द्वारा जो फ्लक्स बनेगा उसका पहले वैल्यू निकाला जाए, ठीक है, इस कूलम्स लॉ के हेल्प से। तो देखिए फ्लक्स थ्रू एरिया ds जो होगा, ये ds एरिया से पहले लेंगे हम, ds एरिया से लेंगे तब है ना पूरे के पूरे स्फीयर में हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो फ्लक्स थ्रू एरिया ds इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds वेक्टर तो होता ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, ds का डायरेक्शन इधर, समझ में आ रहा है। देखिए ds का डायरेक्शन इधर क्यों है, क्या कि एरिया के परपेंडिकुलर होगा, ये एरिया थोड़ा सा टेढ़ा है, ऐसा थोड़ा टेढ़ा है, तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम सीधा में से जाकर दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, और वो एंगल अल्फा ले लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds वेक्टर हम ले लिए, इसका डॉट प्रोडक्ट होता है, इसी को हम लोग फ्लक्स कहे हैं अभी तक। तो ये जो फ्लक्स होगा डॉट प्रोडक्ट छोड़ेंगे तो ई ds cos अल्फा हो गया आपका, यहाँ पर ई का वैल्यू यहाँ से उतार दिए और ds cos अल्फा उतार दिया गया जैसे पहले था, ठीक है। अब देखिए नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस जो होगा, अब फ्लक्स तो छोटा ना निकाले हैं तो पूरा से क्लोज सरफेस से निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds वेक्टर हम लोग लिख देंगे इसको।
और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds वेक्टर जब लिखेंगे तो इसका जो पूरा वैल्यू है यहाँ तक इसको पूरा उतार दिए, q ds cos अल्फा बाई आर स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसमें हम क्या देख रहे हैं, q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चेंज नहीं होगा, इसका q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चेंज नहीं होगा तो उसको बाहर निकालें। ds जो एरिया है छोटा वाला वो हर जगह एरिया चेंज होते चल रहा है, अल्फा एंगल भी चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, और r दूरी भी चेंज होगा, तो ये पूरा का चीज़ डिफ्रेंशिएट हो जाएगा आपका अंदर तक। तो ds cos अल्फा बाई आर स्क्वायर, इसको इंटीग्रेशन के अंदर में रहने दिए, ठीक है। क्लोज का ये साइन बनाए हैं सर्किल बना के यहाँ पे। अब देखिए कि q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ तक निकल गया। अब उसके बाद जो होता है ds cos अल्फा बाई आर स्क्वायर, हम लोग सॉलिड एंगल पढ़े हैं कि यही सॉलिड एंगल होता है, तो सॉलिड एंगल को d ओम से हम लोग लिख दिए। अब ये d ओम का जो वैल्यू है आपका उसको हम लोग क्या कहेंगे, जो पूरे क्लोज सरफेस जो सॉलिड एंगल बनाएगा, तो क्लोज सरफेस ये इंटरनल पॉइंट के बारे में बोल रहे हैं ना, किसी इंटरनल पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं, अभी एक्सटर्नल पॉइंट तो हम लोग देख नहीं रहे हैं। तो इंटरनल पॉइंट पे जो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो हम लोग को निकलेगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, ठीक है। और ये q/4 पाई इंटू 4 पाई हो गया, और ये 4 पाई से इसको डिवाइड कर दिए तो ये q/एप्सिलॉन नॉट बच गया। हियर q इज द चार्ज इनसाइड द सरफेस, फ्लक्स ड्यू टू चार्ज इनसाइड द सरफेस। इसको लिख देते हैं, इट इज द फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज इनसाइड द सरफेस। ये बात समझ में आ रहा है आपका। अब देखिए फ्लक्स व्हेन चार्ज q इज आउटसाइड द सरफेस, अब एक चार्ज बड़ा वाला q है और उसको हम बाहर में रख देते हैं, ठीक है। तो बाहर पे हम रख देंगे, तो बाहर पे जब रखा जाएगा तो उसके कारण यहाँ तक तो सब चीज़ सेम होगा, तो यहाँ तक सब चीज़ उतार दिए हैं, डी में यहाँ तक लिख दिए हैं। अब जो बाहर वाला चार्ज है तो बाहर वाले पॉइंट पे जो आपका टोटल सॉलिड एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इसको हम 0 कर दें, तो फ्लक्स जो बाहर वाले पॉइंट पे हो गया वो क्या हो गया आपका, जो बाहर वाले चार्ज के कारण क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आ रहा है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए फ्लक्स ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज इनसाइड एंड आउटसाइड द सरफेस, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज इनसाइड एंड आउटसाइड द सरफेस। तो इसको थोड़ा सा संशोधित कर दें, हल्का सा चेंज करें इसको। चार्ज होगा Q1, छोटा जो भी अंदर में है उसको छोटा वाला Q से डिनोट करते हैं, Q3 Qn, उसी तरह से बाहर में Q1 Q2 Q3 Qn, बाहर में जो चार्ज हो गया। चलिए फ्लक्स, हाँ इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, फ्लक्स ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज से यहाँ लिखा हुआ है फ्लक्स, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर क्या लिए हैं कि छोटा वाला एरिया भी लिए हैं, बाद में इंटीग्रेट करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सब चार्ज के कारण है, किसी पॉइंट पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक, ये मान लीजिए पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये सब चार्ज के कारण और ये सब चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है, E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 En प्लस E'1 प्लस E'2 प्लस डॉट 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 E'(n) इंटू ds वेक्टर। ये बात समझ में आ रहा है कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सब चार्ज के कारण है, वेयर E1 E2
डॉट 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 ई एन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज inside the surface and E1 dash plus E2 dash dot dot En dash is the electric field charge outside the surface। इतना समझ में तो आ ही रहा है, बड़ा सिंपल है ये। तो इसको हम और तोड़ते हैं। E1 ds वेक्टर, E2 ds वेक्टर, समझ में आ रहा है। E3 ds वेक्टर डॉट मतलब En ds वेक्टर प्लस फिर E1 डैश ds वेक्टर, E2 डैश ds वेक्टर प्लस डॉट 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 En डैश ds वेक्टर। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें जो है ये समझ में आ रहा है ना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सब चार्ज के कारण है किसी पॉइंट पे, ds वाले पॉइंट पे, जहाँ पे ds ये वाला मान लिए एरिया है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। ये सब के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है अलग अलग कर रहे हैं। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds वेक्टर था, इसका तो वैल्यू हम निकाल के देखें, ये इनसाइड वाला ना सब है यहाँ तक, और वो वाला आउटसाइड है। तो इसमें किसके कारण बन रहा होगा? Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट के कारण बन रहा होगा। फिर उसके बाद इसका क्या बन रहा होगा? Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस डॉट 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 Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ तक प्लस। अब इसका यहाँ से आते हैं, यहाँ से अब इसका क्या बनेगा? 0 प्लस 0, इसका सब का 0 बनते जा रहा है, प्लस 0। ठीक है, सब 0 बनते गए। तो इसके कारण जो बनेगा Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 Qn बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये टोटल चार्ज जोड़ देंगे तो Q इनक्लोज्ड हो जाएगा। टोटल चार्ज जो अंदर में रहेगा Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। प्रूफ हो गया। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसा भी लिख सकते हैं In। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, लेकिन ये जो चार्ज है आपका वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण बन रहा है? अंदर वाले चार्ज के कारण। इसको उतारिएगा, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टली इस डेरिवेशन को दे देता है कभी कभी।